भिवानी परिवार मैत्री संघ के तत्वावधान में मैं राजकुमार मक्कड़, अधिवक्ता, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़, मूल निवासी, गांव बदियाली, जिला भिवानी, आज बड़े दुख के साथ में इस बात को परिलक्षित करना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य से भारत में धीरे धीरे एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जहाँ कानून का शासन होने की बजाय भीड़ तंत्र अपना न्याय तंत्र विकसित कर रही है। दुर्भाग्य से इस प्रकार की घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही हैं। यद्यपि भारत में शासन को चुनौती बहुत पहले से दी जाती रही है, हिंसा के द्वारा, भीड़ तंत्र के द्वारा, लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से योजनाबद्ध रूप से विदेशी लोगों के हस्तक बनकर हमारे देश में विशेष रूप से वर्ग विशेष, दुर्भाग्य से भारत का सबसे बड़ा, जिसको अल्पसंख्यक नाम दिया गया है, ऐसा मुस्लिम समुदाय एक भीड़ के माध्यम से इस देश पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान संदर्भ में देखें तो पिछले समय दिल्ली के अंदर एकाएक हिंसा की घटनाएं व्याप्त हुई। यद्यपि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि देशों में जो मूल भारतवंशी रहते हैं उनके साथ में अनेक समय से, काफ़ी लंबे समय से उनके साथ भेदभाव उन देशों में हुआ। और पाकिस्तान में जहाँ हिंदू आबादी, हिंदू और सिख मिलाकर के हिंदू ही थे, इनकी आबादी 15 अगस्त 1947 के बाद जो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की पहली जनगणना हुई थी, उसके अनुसार लगभग 32% वो जनसंख्या थी, जो आज घटकर 1.5% रह गई है। इसी प्रकार बांग्लादेश के अंदर भी ऐसी ही स्थिति, और अफ़गानिस्तान में तो नाम मात्र के हिंदू और सिख बचे हैं। उन लोगों को संरक्षण देने के लिए जब भारत सरकार ने एक कानून पारित किया, और कानून अभी प्रक्रिया में ही था, उसी समय में विदेशी हस्तक बनकर भारत के ही अनेक लोगों ने भारत के अंदर एक ऐसा वातावरण हिंसा का खड़ा किया कि जिसके द्वारा इस प्रकार प्रचारित किया गया कि आप लोगों की नागरिकता छिनने वाली है, आप लोग इस देश के अंदर कार्ड प्रस्तुत करेंगे, आपको बाप दादाओं के और उनके बाप दादाओं के आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पड़ेंगे, आप भारत से और निकाल दिए जाएंगे, और जब तक आप निकाले नहीं जाएंगे तब तक आपको जेलों में ठूंस दिया जाएगा। ऐसा एक भय का वातावरण, और विशेष रूप से जो कम पढ़ा लिखा मुसलमान है उसके मन में भरा गया। और भरा किन्होंने, जो बहुत अधिक पढ़े लिखे मुसलमान थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इत्यादि से निकले हुए अध्यापक, प्राध्यापक और न जाने किस पदवियों पर बैठे हुए लोग, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, और उसके माध्यम से दिल्ली के अंदर एक भीड़ ने और पुलिस पर हमला किया, देश के बहुसंख्यक वर्ग पर हमला किया, और देश की रक्षा इदारों पर आक्रमण किया। और उसके कारण से एक ऐसा वातावरण दुनिया के अंदर पैदा किया, ख़ास तौर पे जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के उस समय दौरे पर थे, उनके माध्यम से दुनिया के मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक ऐसा हिंसा का वातावरण वहाँ पर विकसित किया गया, और जिसके कारण से और न जाने कितनी कीमती जानें चली गई और कितने करोड़ों और अरबों का नुकसान भारत को झेलना पड़ा। यह सिलसिला केवल दिल्ली तक नहीं रुका। इस सिलसिले को वास्तव में देखा जाए तो एक प्रयोग के तौर पर अपनाया गया, और इस प्रयोग को और आगे उन्होंने दोहराया, और उस दोहराने के क्रम में यह आग उसके पश्चात मुंबई में गई, और वर्तमान में 11 अगस्त 2020 को यह आग लगते लगते, और लगाने वाले वही लोग मीडिया के अंदर भी बैठे हुए, वही बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, कथित रूप से बुद्धिजीवी लोग, जो उनको प्रोत्साहित करने के कार्य में ही
और संलग्न लगे रहते हैं। ऐसे लोगों ने वो है आग बंगलोर तक भी पहुंचाई, जहां एक कांग्रेस के मुस्लिम विधायक के भतीजे के द्वारा एक व्हाट्सएप के ऊपर हजरत मोहम्मद के बारे में एक टिप्पणी की गई, जो कि प्रतिक्रिया स्वरूप थी। हम सबको जानकारी है कि 11 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार था। बंगलोर के अंदर एक मुस्लिम ने अपने फेसबुक पर टिप्पणी की कि कृष्ण की तो 16,000 रानियां थी, 16,000 से वो भोग करता था, तुम किस में से हो। यानी इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी अपने फेसबुक वाल पर और उसने योजनाबद्ध ढंग से फैलाई, जिसको बहुत लोगों ने लाइक किया और उसको आगे फॉरवर्ड किया। और ये फॉरवर्ड होते होते जब एक कांग्रेस विधायक के भतीजे के पास भी यह पहुंची, जो कि हिंदू समाज से आता है, और उसने उसकी प्रतिक्रिया में कोई टिप्पणी हजरत मोहम्मद पर मात्र की, लेकिन हिंदू समाज दुर्भाग्य से सोया हुआ है। हमारा समाज तो जगा नहीं, केवल एक व्यक्ति ने उस पर प्रतिक्रिया की, शेष समाज जातियों में बटा हुआ, अपने स्वार्थों में बटा हुआ, वो तो इकट्ठा नहीं हुआ। लेकिन वह अल्पसंख्यक वर्ग उसने उसी व्हाट्सएप और फेसबुक का, सोशल मीडिया का भरपूर सदुपयोग करके और हजारों हजार लोगों को इकट्ठा किया, और वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। और पुलिस स्टेशन के लोगों को जब जानकारी लगी तो उन्होंने, यद्यपि यह प्रतिक्रिया स्वरूप था, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए उस विधायक के भतीजे को गिरफ्तार करके वो जेल में, वो थाने में लेके आए और उसके खिलाफ पूछताछ प्रारंभ हुई। लेकिन इसी दौरान हजारों हजार की भीड़ एकत्रित हो गई, 2 थानों को उन्होंने घेर लिया और उनके पास घातक सब प्रकार के हथियार, जैसे दिल्ली के अंदर वो घातक हथियारों का उपयोग किया गया, वहाँ के मुस्लिम पार्षद जो कि आम आदमी पार्टी के थे, उनकी छत के ऊपर से जिस प्रकार से और जखीरा हथियारों का बरामद किया गया था, और जहाँ से हजारों हजार लोगों को वहाँ से भगाने में उपयोग किया गया था, हिंदू समाज को भगाने में, और इसके अलावा आईबी के अधिकारी उनकी हत्या करने में वो सारा सामान प्रयोग किया गया था। उसी प्रकार की सामग्री, पेट्रोल बम और चेन और न जाने क्या क्या हथियार, वो सारे थानों के ऊपर, 2 थानों के ऊपर चढ़ाए। और उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की बजाय हमारे हवाले कीजिए, हम इसके साथ में न्याय करेंगे। अर्थात भारत की न न्याय व्यवस्था पर उनको किसी प्रकार का विश्वास है, न भारत की पुलिस पर उसको कोई विश्वास है, न भारत माता के पर कोई विश्वास है, न भारत के ध्वज के पर उनको विश्वास है। केवल अपनी भीड़ तंत्र पर विश्वास है। अपनी जिस प्रकार से शरीयत उनको इजाज़त देती है, उस प्रकार का हम बल प्रयोग करके उस व्यक्ति को हम स्वयं अपने हाथों से मौत के घाट उतार करके न्याय देंगे, ऐसा उन्होंने पुलिस को चेतावनी दे करके, और जब आक्रमण कर दिया तो पुलिस को आत्मरक्षा में बल भी प्रयोग करना पड़ा। लेकिन हजारों हजार की भीड़ के आगे वो पुलिसकर्मी क्या करते, और देखते ही देखते 2 पुलिस स्टेशनों को आग लगा दी गई, और लगभग 300 वाहन जो वहाँ पर खड़े थे, वह वाहन सामान्य वर्ग के थे, आम व्यक्ति के थे, जिनको पुलिस के द्वारा विभिन्न अभियोगों में वहाँ रखा गया था। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के भी वाहन स्वाभाविक रहे होंगे, शेष लोगों के भी वाहन रहे होंगे। ऐसे तमाम 300 से अधिक वाहनों को आग लगा करके करोड़ों रुपयों का नुकसान करके यह भारत को चेतावनी दी गई, भारत को चेताया गया और अपनी शक्ति का परीक्षण किया गया, और बताया गया कि केवल भीड़ के माध्यम से ही भारत में वो न्याय करने वाले हैं, और किसी भी प्रकार की जुडिशरी अथवा अन्य न्याय व्यवस्था पर उनका किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। मैं एक अधिवक्ता हूँ, न्याय का पुजारी हूँ, भारत के संविधान का पुजारी हूँ। भारत के संविधान में हर प्रकार के अपराध के लिए दंड का विधान है।
भारत में एक न्याय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से ही न्याय व्यवस्था यह लागू की जाती है। लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य है और मेरा विशेष रूप से दुर्भाग्य है और भिवानी मैत्री संघ इस पर अपनी सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, सख्त दुख व्यक्त करता है। और कि ऐसे समय में जबकि भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया कोरोना से पीड़ित है, हजारों नहीं लाखों लोग काल के इस काल के गमन में जा चुके हैं और अभी भी इस बीमारी का कोई इलाज हम ढूंढ नहीं पाए हैं। ऐसे अवसर पर भारत की न्याय व्यवस्था जो अभी तक इस कोरोना काल में अपनी गति दुर्भाग्य से उसको बंद करनी पड़ी है, ऐसे में वो कानून को चुनौती देता हुआ यह भीड़ तंत्र जो कश्मीर से चल कर के और आज कन्याकुमारी तक पहुंचा है, भारत के दक्षिण द्वार पर पहुंचा है, ऐसे भीड़ तंत्र के माध्यम से ही अगर भारत की न्याय व्यवस्था का संचालन होगा तो निश्चित रूप से आने वाला समय ये बहुत अंधकारमय है। मैं भिवानी मैत्री संघ का कार्यकर्ता होने के नाते भारत सरकार और कर्नाटक सरकार से मांग करता हूँ कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने सभी दंगाइयों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की और जितना भी नुकसान हुआ वो दंगाइयों के भले ही उनके घर और संपत्ति बेचनी पड़े, उसको बेच करके 15 दिन के अंदर अंदर तमाम नुकसान की भरपाई की है, उसी प्रकार कर्नाटक सरकार भी अपने यहाँ सब प्रकार की नुकसान की भरपाई उन दंगाइयों की संपत्तियों का विक्रय करके करे, दंगाइयों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त मुकदमे दायर किए जावे और एक नज़ीर पेश की जावे कि आगे से अगर इस प्रकार का प्रयास किसी ने सोचा भी तो फिर कानून हमारे देश का बहुत कड़ा भी है और अगर कहीं कोई ढिलाई है तो उस ढिलाई को ठीक करके और अधिक कठोर कानून बना करके और इसको लागू किया जावे। और जिन अधिकारियों के द्वारा ढिलाई से कार्रवाई की गई है कि 60 पुलिसकर्मी थाने के अंदर होकर के भी वो घायल हो गए, यानी किस अधिकारी ने उनको आदेश नहीं दिया कि वो अपने शस्त्रों का प्रयोग कर पाते। अगर पुलिस ही अपनी रक्षा करने में असमर्थ है तो आम व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए कहाँ जाएगा। ये तो ठीक उसी प्रकार से हैदराबाद का जो सांसद खुलेआम चुनौती देता था और उसका भाई भी चुनौती देता था कि 15 मिनट तक तुम पुलिस को हटा लो, हम 100 करोड़ लोगों को देख लेंगे। यह वास्तव में उनकी जो चेतावनी थी जिसको शायद कुछ लोगों ने हल्केपन में लिया था, उसको वो जगह जगह जा कर के और प्रयोग कर रहे हैं, वो अपनी शक्ति को तोल रहे हैं। और सामने पुलिस 15 मिनट हटाने की बात जो थी वो कुछ ही समय अपने ही घर के अंदर, अपने ही थाने के अंदर, अपने ही अस्त्र शस्त्रों के साथ में घायल हो जाती है। और कई तो गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी आज जीवन और मौत के बीच में झूल रहे हैं। ऐसी स्थिति उनको झेलनी पड़ी। आम व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए कहाँ जाएगा। तो एक प्रकार से वो अपनी चेतावनी को, अपनी जो बात थी उसको सामने ला रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। समाज को केवल ब्रह्म तेज से काम नहीं चलेगा, छात्र तेज भी लाना पड़ेगा। छात्र तेज और ब्रह्म तेज का मिला जुला स्वरूप ही हमारी रक्षा की गारंटी हो सकती है। अगर हमको अपने आने वाली संतति की रक्षा करनी है, भारत माता की रक्षा करनी है, अपने आप को इन आतताइयों से बचाना है, तो निश्चित रूप से हमको भी शस्त्रधारी श्री राम और सुदर्शनधारी श्री कृष्ण उनका अनुसरण करना पड़ेगा। केवल उनकी पूजा करने से काम नहीं चलेगा। उनके जो कर्म हैं, उनके जो कर्तव्य पथ पर जो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, उस मार्गदर्शन के अनुयायी बन करके एक सच्चे सनातनी, सच्चे हिंदू, सच्चे आर्य के रूप में, सच्चे भारतीय के रूप में हमें इन आतताइयों से स्वयं अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। केवल पुलिस और फौज के दम पर अगर हम अपनी रक्षा का दम भरते हैं तो आने वाला समय बहुत अंधकारमय है। वर्तमान समय में ही बार बार ये लोग बता रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप लोग कानून के दायरे में रह करके, क्योंकि रक्षा का अधिकार कानून भी देता है, आत्मरक्षा के अधिकार से किसी ने मना नहीं किया।
आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखना ये गुनाह नहीं है, वो करें, क्योंकि मैं कानून का ज्ञाता हूँ, कानून का विद्वान हूँ, कानून का मैं विद्यार्थी हूँ। इस नाते से मैं आग्रह करता हूँ कि कानून का पालन करते हुए हम अपनी आत्मरक्षा समाज के नाते भी खड़े होकर के करें। और भारत सरकार और कर्नाटक सरकार से आग्रह है कि इस भीड़ तंत्र के द्वारा जो देश के बहुसंख्यकों और देश के संविधान को जलाने का जो प्रयास, कुत्सित प्रयास किया गया है, इसको कठोरता के साथ में एड़ियों के नीचे से रगड़ करके और बाकियों के लिए चेतावनी जारी करें। इतना ही मेरा आग्रह है। मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ का कार्यकर्ता होने के नाते इस परिवार के सभी सदस्यों से भी आग्रह करता हूँ कि इस जन चेतना के काम में हम सब लगें और समाज का जागरण ही वास्तव में इस समय सच्ची समाज सेवा है। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।